नमस्कार। आदिकालीन साहित्य के क्रम में आज हम बात कर रहे हैं रासो साहित्य के बारे में। रासो साहित्य जो है वह सामंती व्यवस्था की उपज है और इसका जो मुख्य स्वर है वह वीरता का है, वीरत्व का है। रासो साहित्य में राजाओं की ऐतिहासिक वीर गाथाएं मिलती है। इस साहित्य के रचयिता हिंदू राजपूत राजाश्रय में रहने वाले चारण और भाट कवि थे। ये चारण और भाट कवि युद्ध कला भी जानते थे। युद्ध क्षेत्र में अपने आश्रयदाता के साथ में युद्ध के मैदान में जाते थे। वहाँ आवश्यकता पड़ने पर युद्ध भी करते थे और बिरुदावली गा करके अपने आश्रयदाता का, अपने राजा का उत्साह भी बढ़ाया करते थे, सेना का उत्साहवर्धन भी करते थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में, चारण और भाट कवियों ने जो रासो ग्रंथ लिखे हैं, जो रासो साहित्य लिखा है, इनमें इन्होंने युद्धों का, अपने आश्रयदाताओं की वीरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अपने आश्रयदाताओं के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है और इन्होंने अपने आश्रयदाता का जो चरित्र वर्णन किया है, या प्रशंसा की है, वही इन काव्यों की प्रमुख विषय वस्तु है। लेकिन इनमें एक बात यह है कि इन रासो ग्रंथों का आकार जो है रचनाकारों की मृत्यु के पश्चात भी बढ़ता रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि इनके जो रचयिता थे और जिस राजा का चरित्र वर्णन वे करते थे, उसके उत्तराधिकारी राजागण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र भी सम्मिलित करा लेते थे और यही कारण है कि इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों की शुरुआत तो आदिकाल में हुई, लेकिन इनमें वर्णन बाद में जुड़ते गए और मध्यकाल तक के राजाओं के वर्णन भी इन ग्रंथों में मिलते हैं और इसी कारण से इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है। ऐतिहासिकता का अभाव इस दृष्टि से कि इसमें जो चरित्र नायक प्रारंभ में लिया गया है और बाद में अन्य राजाओं के वर्णन उसमें जुड़ते गए हैं, तिथियां हैं, सन हैं, वे ऐतिहासिक दृष्टि से अशुद्ध हो गए हैं, संदिग्ध हो गए हैं। इसलिए इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव माना जाता है। फिर भी ये ग्रंथ अत्यंत साहित्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन ग्रंथों में इन चारण और भाट कवियों ने वीर भावनाओं के वर्णन के लिए रासक या रासो छंद का भी प्रयोग किया है। जो प्रमुख रासो ग्रंथ हैं, अगर उनकी बात करें तो सबसे पहले लेते हैं खुमाण रासो। खुमाण रासो, इसके रचयिता दलपत विजय नामक कवि माने जाते हैं। इस ग्रंथ में 9वीं शती के चित्तौड़ नरेश खुमाण के युद्धों का चित्रण हुआ है। यह 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। इसमें राजाओं के युद्धों और विवाहों के सरल वर्णन मिलते हैं। संदर्भ के अनुसार बीच बीच में नायिका भेद, षट ऋतु आदि के चित्रण भी आए हैं। राजाओं की जो प्रशंसा है वही इस काव्य का प्रमुख विषय है।
और वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का चित्रण भी इसमें प्रारंभ से अंत तक देखने को मिलता है। दोहा, सवैया, कवित्त आदि छंद इसमें प्रयुक्त हुए हैं और इस खुमाण रासों की जो भाषा है वह राजस्थानी हिंदी है। दूसरा ग्रंथ लेते हैं जो रासो ग्रंथों के अंतर्गत आता है, वह है विसलदेव रासो। विसलदेव रासो की जो रचना है वह नरपति नाल नामक कवि ने की है। 1155 ईस्वी में इसकी रचना हुई मानी जाती है। विसलदेव रासो एक मुक्तक गेय काव्य है और आदिकाल की यह एक श्रेष्ठ रचना है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा विसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा प्रस्तुत की गई है। इसकी कथा है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा उड़ीसा चला जाता है। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति उसकी अरुचि हो जाती है। राजमती एक पंडित के द्वारा अपने पति के पास संदेश भेजती है और जब वह लौट आता है तब राजमती श्रृंगार करके उससे मिलती है। इस प्रकार श्रृंगार के वियोग और संयोग पक्षों के अत्यंत मार्मिक चित्र इस रचना में कवि ने प्रस्तुत किए हैं। अगली रचना है हमीर रासो। हमीर रासो के रचयिता शारंगधर नामक कवि माने जाते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इसमें हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन हुआ है। हमीर की प्रशंसा इसमें की गई है। अगली रचना है परमाल रासो। परमाल रासो जो है इसके रचयिता जगनीक नामक कवि को माना गया है, जो महोबा के राजा परमर्दी देव के आश्रय में रहते थे। इसमें आल्हा और उदल दो वीर सरदार हुए हैं। इनकी वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन इस ग्रंथ में हुआ है। इसका रचना काल 13वीं शती का आरंभ माना जाता है। इस ग्रंथ में वीर भावना का जितना सुंदर रूप मिलता है, जितना प्रौढ़ रूप मिलता है, वैसा अन्य कहीं भी नहीं मिलता है, अन्यत्र दुर्लभ है। युद्धों के बहुत ही प्रभावशाली वर्णन इस ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। इस ग्रंथ की भाषा भी वीर भावों के अनुसार ही ली गई है। जिसमें गेयता का गुण सब जगह दिखाई देता है। और रासो ग्रंथों के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वह है पृथ्वीराज रासो। इसके रचयिता चंद बरदाई हैं। इन्हें महाकवि माना जाता है और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। इस रचना में दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान की वीरता का, उनके युद्धों का, उनके विवाहों का वर्णन हुआ है। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता को लेकर के
बहुत चर्चा होती है, क्योंकि इसमें जिन घटनाओं का या पृथ्वीराज चौहान द्वारा लड़े गए युद्धों का जो वर्णन आया है, जिन राजाओं का जिक्र आया है, वहाँ पर तिथियों का, घटनाओं का इस प्रकार घालमेल हो गया है कि इसकी ऐतिहासिकता को लेकर के प्रामाणिकता अप्रामाणिकता का प्रश्न खड़ा हो गया है। अगर इसकी प्रामाणिकता अप्रामाणिकता की बात छोड़ दें तो पृथ्वीराज रासो एक बहुत ही सुंदर महाकाव्य है। इसमें एक ओर तो युद्धों के वर्णन में वीरता और पराक्रम की अद्भुत सृष्टि है, दूसरी ओर रूप, सौंदर्य और प्रेम के सरस चित्र इसमें उतारे गए हैं। श्रृंगार और वीर दो प्रमुख रस इसमें हैं ही, साथ ही जो वस्तु वर्णन आए हैं वे भी बहुत सुंदर बन पड़े हैं। नगरों का, वनों का, सरोवरों का, किलों का आदि का सुंदर वर्णन इसमें हुआ है। और युद्ध क्षेत्र के जो दृश्य है उनमें तो कवि ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है। जो बिंब प्रस्तुत किए हैं, जो ध्वनियाँ उन्होंने प्रस्तुत की है, वे वास्तव में अद्भुत है। अनेक ऐसे सुंदर चित्र हमें पृथ्वीराज रासो में देखने को मिलते हैं। जो ये रासो ग्रंथ हैं, इनमें प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? इनकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें, सबसे पहले है ऐतिहासिकता का अभाव। रासो ग्रंथों में जो कवि हुए हैं, चारण और भाट कवि, इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। और इस अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने के दौरान उन्होंने ऐसे ऐसे राजाओं का जिक्र किया है, ऐसे युद्धों का वर्णन किया है जो संबंधित राजा द्वारा लड़े ही नहीं गए। जो तिथियां उन्होंने दी है, जो संवत उन्होंने दिया है, वह भी इतिहास से मेल नहीं खाता है, ऐतिहासिक घटनाओं से मेल नहीं खाता है। तो इन रासो ग्रंथों के चरित्र नायक जो हैं वे तो इतिहास पुरुष हैं, इतिहास के प्रमुख पात्र हैं, लेकिन जो घटनाएं हैं, जो युद्ध हैं, वे इतिहास से मेल नहीं खाते हैं। इतिहास, उनमें ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है, अर्थात ऐतिहासिक दृष्टि से इनमें जो घटनाएं हैं, जो प्रसंग हैं, वे संदिग्ध हैं, उनमें ऐतिहासिकता का अभाव है। दूसरी विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन। इन रासो ग्रंथों में युद्धों का बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। इसके पीछे कारण ये है कि जो चारण और भाट कवि थे, ये युद्धों के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। ये स्वयं युद्ध के मैदान में जाते थे, आवश्यकता पड़ने पर युद्ध भी करते थे और विरुदावली गा करके अपने आश्रयदाता का, सामंतों का, राजाओं का, योद्धाओं का उत्साहवर्धन किया करते थे। तो उनमें वीर भावना जागृत करने के लिए, उनमें युद्ध की उत्तेजना जगाने के लिए ये विरुदावली गा गा करके अपने
राजाओं में, अपने आश्रयदाताओं में वीर भावना जगाया करते थे। इस प्रकार इनके द्वारा जो युद्धों का वर्णन हुआ है वह बहुत ही सजीव है और वास्तविक है। अगली विशेषता है संकुचित राष्ट्रीयता। संकुचित राष्ट्रीयता से अभिप्राय यह है कि रासो साहित्य में जो युद्ध हुए हैं, जिन युद्धों का वर्णन आया है, उनमें राष्ट्रीयता की भावना कहीं नहीं है। इनमें जो वर्णन मिलता है वह सामंतों के आपसी सत्ता संघर्ष का ही वर्णन मिलता है। उसमें किसी प्रकार की राष्ट्रीयता का स्वर नहीं उभरता। पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गोरू के बीच में जो युद्ध हुए हैं उनमें कहीं भी राष्ट्रीयता की झलक नहीं मिलती। अर्थात राष्ट्रीयता की भावना उस समय के राजाओं और सामंतों में नहीं थी। जो उनका अपना अपना क्षेत्र था, जो 150 गांव उनके क्षेत्र में आते थे, उनकी सोच और पहुंच वहीं तक थी। पूरे राष्ट्र को लेकर के या राष्ट्रीयता की भावना उनमें कहीं भी दिखाई नहीं देती। उन्होंने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी है केवल अपने राज्य को बचाने के लिए या फिर किसी स्त्री को लेकर के जो युद्ध हुए हैं, तो वह जो लड़ाई है उनमें कहीं भी राष्ट्रीयता की झलक नहीं मिलती। जो परमाल रासो नामक रचना है, इसमें अवश्य ही कुछ राष्ट्रीयता की झलक दिखाई देती है। वीर और श्रृंगार रस। इन रासो ग्रंथों का प्रमुख विषय वीर और श्रृंगार रस है। युद्धों का वर्णन हुआ है इसलिए वीर रस प्रमुख है। और युद्ध जो है, युद्धों का जो कारण है उसका कोई न कोई उसके पीछे रूपवती कन्या या स्त्री का कारण रहा है। राजा या सामंत किसी स्त्री पर मोहित होकर के उसे प्राप्त करने के लिए युद्ध करता था। तो युद्ध का कारण सब जगह ही कोई न कोई रूपवती कन्या रही है। किसी राजा की रूपवती कन्या का संवाद पाकर किसी दूसरे राजा का चढ़ाई करना, उस कन्या का हरण कर लेना वीरों के लिए गौरव और अभिमान का विषय था। पृथ्वीराज रासों में, विसलदेव रासों में इस प्रकार के कई प्रसंग आए हैं। तो राजनीतिक कारणों से जो युद्ध हुए हैं उनके स्थान पर चारणों ने रूपवती स्त्री को ही युद्ध का कारण कर परिकल्पित किया है। जो युद्ध की कल्पना की गई है उसके पीछे स्त्री को ही कारण बताया गया है। इसलिए वीर और श्रृंगार रस इस युग के इन ग्रंथों के प्रमुख रस है। आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। इन रासो ग्रंथों में चारण और भाट कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा की है। उनके द्वारा लड़े गए युद्धों का, उनकी वीरता का, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं का बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके वर्णन इन कवियों ने किया है। और ऐसा करते हुए उन्होंने इतने इतने युद्ध उनके नाम से गिना दिए हैं जो उन्होंने लड़े ही नहीं हैं। जनजीवन से संपर्क नहीं। इन रासो ग्रंथों में सामान्य जन की, जनजीवन की कोई झलक नहीं मिलती है। यह जो साहित्य है यह पूरी तरह से सामंती जीवन से, सामंती व्यवस्था से जुड़ा हुआ है।
सामान्य जीवन के समस्याओं अभावों से इनका कोई संबंध नहीं है। व्यवस्था से शोषित जो सामान्य मानव है, उनका जो जीवन है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी ओर इन कवियों का ध्यान नहीं है, क्योंकि इन विषयों से सामंतों का मनोरंजन नहीं हो सकता था। इन कवियों ने साहित्य में सामान्य मनुष्य की ओर ध्यान देना आवश्यक भी नहीं समझा है। आदिकालीन यह जो रासो साहित्य है, इसका उद्देश्य सामंतों का मनोरंजन था और इसीलिए इसमें युद्ध और श्रृंगार को ही प्रमुख विषय बनाया गया है। जन जीवन से जुड़े हुए प्रश्न समस्याएं उसमें कहीं नहीं दिखाई देती। प्रकृति चित्रण। रासो ग्रंथों में प्रकृति का चित्रण दोनों रूपों में हुआ है, आलंबन रूप में और उद्दीपन रूप में। आलंबन रूप में देखें तो नगर, नदी, पर्वत आदि का वस्तु वर्णन जो है बहुत ही सुंदर बन पड़ा है, लेकिन अधिकांशतः वहाँ पर उद्दीपन रूप में ही प्रकृति का चित्रण हुआ है। स्वतंत्र रूप में कम दिखाई देता है। उद्दीपन रूप में भावनाओं को जागृत करने में, उद्दीप्त करने में प्रकृति सहायक सिद्ध हुई है। काव्य रूप। आदिकाल में रासो साहित्य के अंतर्गत प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य रूप मिलते हैं। विसलदेव रासो मुक्तक काव्य का सुंदर उदाहरण है, तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इस प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य उस समय लिखे गए। छंदों का विविधमुखी प्रयोग। रासो ग्रंथों में छंदों के क्षेत्र में तो एक प्रकार से क्रांति ही हो गई। छंदों का विविधमुखी प्रयोग किया गया। बहुत अधिक छंदों का प्रयोग इन कवियों ने किया, जिनमें दोहा, त्रोटक, सोरठा, छप्पय, गाथा, रोला, उल्लाला, कुंडलियाँ आदि प्रमुख हैं। इन छंदों का सुंदर प्रयोग इस साहित्य में दिखाई देता है। अलंकार। रासो ग्रंथों में अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि कुछ उनके प्रमुख पसंदीदा अलंकार रहे हैं। इनमें से उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकारों का सुंदर प्रयोग सभी कवियों ने किया है। पृथ्वीराज रासो में भी अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा का सुंदर प्रयोग हुआ है। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं रासो ग्रंथों की, जिनके आधार पर रासो ग्रंथों की प्रकृति को समझा जा सकता है। आदिकालीन साहित्य के बारे में कुछ और बात अगले वीडियो में करेंगे।